हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग इस वीडियो में अपनी वही एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम लोग 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने अराउंड 50 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, यानी कि टोटल हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज के वीडियो में भी हम लोग 50 एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे। किससे रिलेटेड? आपके वही कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इन 50 एमसीक्यूज़ में कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने पड़ेंगे, कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठे रहें। जैसे जैसे हम आपको चीज़ें समझाते जा रहे हैं, आप भी अपने नोट्स कंप्लीट करते जाए। ठीक है, एंड हाँ, आप सभी क्वेश्चंस को इवेलुएट करिएगा पहले अपने एंड पर, और उसके बाद लास्ट में देखिएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है 50 में से। और ये जो आपका स्कोर बनेगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर मैंशन करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये 4 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा आपके कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बीच का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है ये। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। ठीक है, इसमें भी आप डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ऐसा कोई वे नहीं है जिसमें जिसकी हेल्प से इन दोनों में सिमिलैरिटी आ सके। नोशनल चार्जेस इन कॉस्ट अकाउंट्स, ऐसा भी नहीं है, मतलब ये भी आपका इनएप्लीकेबल है, तो ये भी गलत हो गया। डेप्रिशिएशन चार्ज्ड इन बोथ अकाउंट्स। अब देखिए, मान लीजिए दोनों में, मतलब आपके कॉस्ट अकाउंट्स में और फाइनेंशियल अकाउंट्स में, दोनों में 10% का डेप्रिशिएशन चार्ज किया जा रहा है। किससे? स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है, एसएलएम मेथड से डेप्रिशिएशन चार्ज किया जा रहा है। तो जब सेम मेथड से सेम रेट आपका चार्ज किया जाएगा, ठीक है, तो फिर वो आपका डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो आपका 1 का हो जाएगा सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेप्रिशिएशन चार्ज्ड इन बोथ अकाउंट्स विल नॉट कॉज ए डिफरेंस बिटवीन दी कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। 1 का सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन कॉस्ट अकाउंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ट्रीटेड एज। कॉस्ट अकाउंट्स में आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, उसको हम लोग एक नोशनल चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ प्रोवाइड किया, देख लीजिए, तो उसको पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा चीज़ें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज इंक्लूडेड टू रिफ्लेक्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाने के लिए कि कैपिटल के लिए हम लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेल की है, बस उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए बस इसको यहाँ पर दिखाया जाता है। मतलब ऐसा एग्जैक्ट एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होगा, बस हम लोग एक शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब नो एक्चुअल कैश आउटफ्लो इज रिकॉर्डेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस इसको बस ऐसे ही शो किया जाता है, इसलिए तो हम लोग उसको नोशनल चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो 2 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, वाइल रिकंसाइलिंग इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स इज। देखो, जब रिकंसाइल किया जाता है, रिकंसाइलेशन हम लोग किसके किसके बीच में करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग करते हैं किसके? कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बीच में। ठीक है, तो जब हम लोग रिकंसाइल करते हैं, ठीक है, तो जो इनकम रिलेटेड टू आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स होता है, वो क्या किया जाता है? वो आपका ऐड कर दिया जाता है कॉस्टिंग प्रॉफिट में। अब ऐसा क्यों? क्यों का आंसर हम आपको देंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये रहा। सिंस इनकम अपीयर्स ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि इनकम आपका सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंक्लूड होता है, तो रिकंसाइलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, फिर हम आपको वापस से दिखा रहे हैं। देखो, फाइनेंशियल अकाउंट में पहले से रिकॉर्ड था, इनकम यहाँ रिकॉर्डेड है, तो अब आप क्या करोगे? कॉस्ट अकाउंट में भी उसको ऐड कर दोगे, सो दैट आप प्रॉपर रिकंसाइलेशन का प्रोसेस कैरी आउट कर सको। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा आपका एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंसाइलेशन इज टू। देखो, रिकंसाइलेशन फिर से वही बात आपका किया जाता है किसके बीच में? वही कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बीच में। ठीक है, क्यों करते हैं वो भी अभी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इसका मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो किस लिए किया जाता है कि कॉस्ट अकाउंट में क्या आपका प्रॉफिट दिख रहा है और फाइनेंशियल अकाउंट में क्या प्रॉफिट आपका दिख रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकंसिलेशन इज टू
एसर्टेन रीजंस ऑफ प्रॉफिट डिफरेंस, क्या रीज़न है उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिकंसाइलेशन, स्पेसिफिकली रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, इज डन, क्यों किया जाता है, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रॉफिट्स, दोनों के बीच का जो प्रॉफिट्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, शोन बाय द कॉस्ट अकाउंट्स एंड दो शोन बाय द फाइनेंशियल अकाउंट्स, दोनों अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट्स शो किए जा रहे हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसका क्या रीज़न है वो सब फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रिकंसाइलेशन करते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रिकंसिलिएशन करते हैं। ठीक है, आप दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स मेंटेन्स कंसिस्टेंसी, ये आपका हेल्प करता है कि आपका रिकॉर्ड वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा और उसमें कंसिस्टेंसी बन जाएगी। सच डिफरेंसेस में अराइज ड्यू टू वेरियस रीजंस, अब ये डिफरेंस क्यों अराइज होता है, अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन इनकम्स और एक्सपेंसेस, या फिर डिफरेंट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जब आपका वैल्यूएशन करते हो आप स्टॉक का तो कहीं पर कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर वहाँ पर आपका डिफरेंस आ जाता है आपके कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट्स, इन सभी में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपका कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता है। डेप्रिशिएशन इंक्लूड होता है, डायरेक्ट वेजेस और रेंट भी आपके इंक्लूड होते हैं, लेकिन आपका ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है ये आपका फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑड वन आउट से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रॉफिट इफ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज 1 लाख एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इज 20,000 देन प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स विल बी। ठीक है, आपका जो कॉस्ट अकाउंट में प्रॉफिट है, कॉस्ट एज पर आपका जो प्रॉफिट है एज पर कॉस्ट अकाउंट वो कितना है, 1 लाख रुपीज़ है, और वहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि आपका ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड कितना दिया हुआ है 20,000, कितना 20,000। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1,20,000। देखिए कॉस्ट अकाउंट्स में क्या होता है कि ये जो कॉस्ट अकाउंट्स में आपका जो कॉस्ट अकाउंट्स में आपके जो ओवरहेड्स होते हैं उसको कम करके दिखाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका प्रॉफिट भी कम दिखता है, लेकिन आपको जब फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखाना होगा तो आपको वहाँ पर ये जो ओवरहेड्स है उसको ऐड करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम लोगों ने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए आपका 6 का हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल चार्ज नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, इन सभी में से ये जो 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं इन सभी में से कौन सा आपका फाइनेंशियल चार्ज क्रिएट करता है और वो आपका कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं करता है, मतलब आपका कंसिडर नहीं किया जाता आपके कॉस्ट अकाउंट्स में, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, क्योंकि रेंट, पावर एंड फ्यूल एंड सुपरवाइजर की सैलरी ये तीनों आपके कॉस्ट अकाउंट्स में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान से यहीं पर चीज़ें हमने लिख दी हैं, ये आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं इसलिए कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड होते हैं, और ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है ये आपका फाइनेंशियल चार्ज होता है इसलिए आपका फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑड वन आउट से बी। क्वेश्चन नंबर 8, बेड डेट्स आर रिकॉर्डेड ओनली इन। बेड डेट्स आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं किस चीज़ में, मतलब कौन से अकाउंट में, याद रखिएगा फाइनेंशियल अकाउंट्स में। बेड डेट्स आपके हमेशा कहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे, कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स विल लीड टू। अगर आप ओवरहेड्स को अंडर एब्जॉर्ब करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो कॉस्टिंग प्रॉफिट है वो क्या होगा, वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, ध्यान से देख लेते हैं। इन कॉस्ट अकाउंट्स लेस ओवरहेड्स आर कवर्ड। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स में आपका जो ओवरहेड्स होते हैं वो बहुत कम रिकवर होते हैं, इसलिए कॉस्ट अकाउंट जो कॉस्ट आपके होते हैं वो मतलब अंडर स्टेट रह जाते हैं और आपका प्रॉफिट फिर डिक्रीज हो जाता है, जो रियल प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ अ रीज़न फॉर
हायर प्रॉफिट इन कॉस्ट अकाउंट्स देन इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका रीज़न है जिसकी वजह से आपका कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स के आपको प्रॉफिट कम देखने को मिलते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 10 का सी, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स में आपके जो ओवरहेड्स होते हैं वो आपके जब ओवर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं तो फिर वहाँ पर आपका प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 10 का सी। आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने अटेंडेंस मार्क कर दें। और अटेंडेंस मार्क आप कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करके, ठीक है, जिससे ये पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस वीडियो के प्रति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। विच कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर कैंटीन सर्विसेज। अब नॉर्मल सी बात है, कैंटीन में सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो वहाँ पर सर्विस कॉस्टिंग ही इंक्लूड की जाएगी, मतलब सर्विस कॉस्टिंग को ही अप्लाई किया जाएगा। 11 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12, इन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग कॉस्ट यूनिट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में हम लोग कौन सा मतलब कॉस्ट यूनिट आपका किस टर्म्स में आपको एक्सप्रेस किया जाता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कॉस्ट पर टन किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पर टन किलोमीटर। टन आपका वेट्स आपको दिखा देगा और किलोमीटर आपको डिस्टेंस बता देगा। ठीक है, तो कंपोजिट है, दोनों ही आपको बढ़िया से दिखा देगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। आपको पर पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपका दिया हुआ है 2 लाख, चलो ज़ीरो भी बना लो। ठीक है, 2 लाख आपको दिया हुआ है, 2 and 5 zeros, एंड आपके जो पैसेंजर्स हैं वो आपके दिए हुए हैं 1 लाख। ठीक है, अब इसको आप क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो तो जो आपका आएगा वही आपका सही आंसर आ जाएगा, और वो क्या है? 2 रुपीज़। ठीक है, ₹2, ये आपका पर पैसेंजर किलोमीटर है कॉस्ट। ठीक है, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, पावर हाउस यूजेज विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, पावर हाउस आपकी कौन सी कॉस्टिंग यूज़ करता है? तो यहाँ पर आपके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी हो जाएगा, एक आपका सर्विस कॉस्टिंग भी हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नाम से ही पता चल रहा है, पावर हाउस काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस वहाँ होते हैं और पावर हाउस आगे चल करके आपको सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की। ठीक है, इसलिए आपके ये दोनों ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग और पावर और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दोनों आपके इसके आंसर्स बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है ये आपका स्टील प्लांट में भी अप्लाई होता है, होटल में भी अप्लाइड होता है, अप्लाई किया जाता है कंस्ट्रक्शन में भी और टेक्सटाइल में भी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे वो कंफ्यूज ना हो, इसका आंसर आपका ई होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 15 का ई। क्वेश्चन नंबर 16, इफ होटल कॉस्ट पर ऑक्युपाइड रूम इज 800। ठीक है, ठीक है, एंड 100 रूम्स वर ऑक्युपाइड आउट ऑफ 120। ये बस बताया गया आपके पास टोटल अवेलेबल थे कितने? 120, और 120 में से आपने कितने मतलब कितने ऑक्युपाई कर लिए गए? 100, और हर ऑक्युपाइड रूम का जो कॉस्ट है वो कितना है? 800। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि टोटल कॉस्ट कितना है, ऑक्युपाई कितना किया गया? 100, एंड कॉस्ट कितना बैठ रहा था? 800। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका 16 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ। ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग किस किस चीज़ों की मतलब प्रिपरेशन में इन्वॉल्व किया जाता है? ये आपका कॉस्ट शीट में भी इन्वॉल्व किया जाता है, ट्रिप शीट में भी और लॉग बुक में भी। ठीक है, तीनों में, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? 17 का डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर अ हॉस्पिटल द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज। किसी हॉस्पिटल के लिए कॉस्ट की यूनिट क्या होनी चाहिए? ये आपका पर डॉक्टर पर डे, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के बेस पे क्यों किया जाएगा? पर रूम पर डे, ये भी नहीं, क्योंकि एक रूम में बहुत सारे मतलब पेशेंट्स हो सकते हैं। पर पेशेंट पर मंथ, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट आपका एक महीने वहाँ रुके। ठीक है, तो आपका सही आपका सबसे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? 18 का ए, यानी कि पर बेड पर डे। ठीक है, पर बेड पर डे, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ पावर हाउस द कॉस्ट यूनिट इज। किसी पावर हाउस में जो आपका कॉस्ट यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका होगा किलोवाट पर आवर। ठीक है, पर किलोवाट आवर। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, किलोवाट पर आवर बोलो या फिर पर किलोवाट आवर, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो 19 का आपका हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। इन सभी में से आपका सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा है आपके ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टन किलोमीटर। अभी हमने आपको बताया था ना, टन यानी कि आपका वेट भी दिखा दे रहा है और किलोमीटर यानी कि आपका डिस्टेंस भी। तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट हो जाएगा किसके लिए? ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग के लिए। तो 20 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, ये 20 का ए और ये 21। बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स। बजटरी कंट्रोल, देखिए हम लोग जब भी किसी चीज़ के लिए बजट बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कंपेयर करके कि जो हम लोगों ने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हमने काम डिसाइड किया था वो काम हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है। फोरकास्टिंग भी होता है, प्लानिंग भी होता है, ठीक है। तो ये ऑनली लिख दिया ना, इसलिए गलत हो गया। ये भी ऑनली लिख दिया, ये गलत हो गया। इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22, द मास्टर बजट इंक्लूड्स। मास्टर बजट में क्या इंक्लूड होता है? ध्यान रखिएगा, मास्टर बजट में फंक्शनल बजट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द फर्स्ट बजट यूजुअली प्रिपेयर्ड इज। पहला बजट जो कि प्रिपेयर किया जाता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेल्स बजट है, जो कि सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है। क्या? सेल्स बजट। ध्यान से हम आपको फिर से बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आप समझ नहीं पाओगे, मतलब उसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, आपको रटना ही पड़ेगा। तो ध्यान से आप समझिए, हर एक क्वेश्चन को इवैल्यूएट करिए और अच्छे से पढ़ लीजिए उसको कि द फर्स्ट बजट यूजुअली प्रिपेयर्ड इज सेल्स बजट। 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, फिक्स्ड बजट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। फिक्स्ड बजट सबसे ज़्यादा सुटेबल कब होता है? ये तब सुटेबल होता है जब आपका जो कंडीशंस हैं वो हमेशा स्टेबल रहें। देखो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि बजट अगर फिक्स्ड है तो आप इधर उधर कर नहीं सकते। तो ये सबसे ज़्यादा सुटेबल आपका कब रहेगा? जब आपका कंडीशंस आपकी सुटेबल रहेंगी, मतलब स्टेबल रहेंगी, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, अ फ्लेक्सिबल बजट इज मोस्ट यूजफुल फॉर। एक फ्लेक्सिबल बजट किस लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है? ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट फार्म नहीं, चेंजिंग प्रोडक्शन लेवल्स, जी हाँ, ऐसे प्रोडक्शन मतलब अगर आपके प्रोडक्शन लेवल हमेशा चेंज होते रहते हैं तो वहाँ के लिए सबसे बेस्ट आपका बजट कौन सा हो जाएगा? फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, जीरो बेस्ड बजटिंग इन्वॉल्व्स। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है? बजटिंग फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो, ठीक है। कंपेयरिंग विद द बेस ईयर नहीं, इग्नोरिंग पास्ट फिगर्स, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड ही नहीं होती। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जीरो बेस बजटिंग मतलब जीरो से आपको स्टार्ट करना है, सब आपको जीरो बेस लेकर के आपको अपना बजटिंग स्टार्ट करना है। तो 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। जब आप बजटेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस आप मतलब वो करोगे, डिफरेंस देखना होगा, तो वो आपको कहाँ दिखेगा? वो वेरिएंस की हेल्प से दिखेगा, ठीक है। तो बजटेड और एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, इफ एक्चुअल कॉस्ट इज 80,000, ठीक है, अगर आपका एक्चुअल कॉस्ट 80,000 है और आपका बजटेड कॉस्ट है 75,000, तो आपका वेरिएंस क्या होगा? ठीक है, आपने सोचा था कि आपका जो खर्चा है वो होगा 75,000, ठीक है, लेकिन आपका खर्चा कितना हो गया? 80,000, ठीक है। तो ये जो आपका 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, ये आपका फेवरेबल नहीं, ये आपका एडवर्स हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 28 का ए, ठीक है। सब अच्छे से सम्स अपने एंड से भी सॉल्व करते जाइए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 29, बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इन। बजटरी कंट्रोल आपकी किस चीज़ में हेल्प करता है? बजटरी कंट्रोल आपकी हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बजटरी कंट्रोल आपका हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने में। 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30, इन अ फ्लेक्सिबल बजट कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू। नॉर्मल सी बात है, फ्लेक्सिबल बजट में कॉस्ट आपका जो है वो क्लासीफाई किस में किया जाता है? फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। जब इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31, इफ नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स इज 1,50,000 एंड डेप्रिशिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स बाई 10,000, ठीक है, मतलब ओवर चार्ज कर दिया गया है। द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट,
ठीक है। ऐसा देखिए, जब कॉस्ट अकाउंट्स में आपका 1.5 लाख रुपए दिया हुआ था, ठीक है, और वहाँ पर बताया गया है कि आपका डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज कर दिया गया कितना 10,000, मतलब 10,000 इसमें से माइनस करने के बाद आपका 1,50,000 आया। लेकिन तो हम लोगों को देखना है फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या सीन है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ नहीं करना है, बस आपको 1,50,000 में 10 प्लस कर देंगे, क्योंकि हम लोग डेप्रिसिएशन आपका देखिए, डेप्रिसिएशन आपका कॉस्ट अकाउंट्स में डिडक्ट कर दिया गया है, लेकिन हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स में ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए हम लोग उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1,60,000 आ जाएगा, यानी कि आपका 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकन्सिलिएशन। इन सभी में से कौन सा ऐसा पॉइंट है या फिर ऐसा आइटम है जो कि हम लोग कंसिडर नहीं करते रिकन्सिलिएशन के टाइम पर, वो आपका डायरेक्ट मटेरियल्स, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल्स आपके कॉमन होते हैं दोनों ही अकाउंट्स में, और उसकी वैल्यू जो होती है वो सिमिलर रहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसलिए 32 का आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following would be deducted while reconciling cost profit to arrive at a financial profit? Question number 33, which of the following would be deducted while reconciling cost profit to arrive at financial profit? अगर आप रिकन्सिलिएशन कर रहे हैं तो इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कॉस्ट प्रॉफिट में से डिडक्ट करनी पड़ेगी सो दैट आप फाइनेंशियल प्रॉफिट तक पहुंच सको? तो वो आपका सही आंसर है इनकम टैक्स प्रोविजन, ठीक है। देख लेते हैं इसके रिलेटेड। इनकम टैक्स प्रोविजन आपका एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, ठीक है, और जो कि आपका कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या किए, हम लोग इनकम टैक्स प्रोविजन को डिडक्ट कर देंगे कॉस्ट अकाउंट से, सो दैट हम लोग फाइनेंशियल प्रॉफिट में पहुंच सके। 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34, अ व्हीकल रन्स 2,000 किलोमीटर्स इन अ मंथ कैरिंग 5 टन्स, ठीक है। फाइंड कॉस्ट पर टन किलोमीटर इफ मंथली कॉस्ट इज 10,000। आपका क्या क्या दिया हुआ है? एक व्हीकल रन करता है 2,000 किलोमीटर्स इन ए मंथ, एक महीने में, और कितना कैरी करता है? 5 टन्स, ठीक है। अब कॉस्ट पर 10 किलोमीटर हम लोग को फाइंड आउट करना है, और इसका यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि उसका मंथली कॉस्ट है कितना 10,000। देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, बहुत ईजी है। टन किलोमीटर आपको कैसे पता चल जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, बस 2,000 को आप 5 से इंटू कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा टोटल कितना आपका टन किलोमीटर है। अब आपको पर मतलब कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है ना, तो देखिए टोटल यहाँ पर आपका 10,000 आया हुआ है। देखिए इसको 10,000 आपने कैलकुलेट किया, और यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मंथली कॉस्ट भी आपका 10,000 है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 10,000 को 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो 1 रुपये आ जाएगा। ये है आपका कॉस्ट पर टन किलोमीटर, ठीक है। 10,000 अभी हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया ना, और हमारे जो क्वेश्चन है उसमें भी कॉस्ट आपका मंथली कॉस्ट दिया है 10,000, ठीक है। तो आपको एक का निकालना है तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका 1 रुपये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ए होटल हैज़ क्वेश्चन नंबर 35, ए होटल हैज़ क्वेश्चन नंबर 35, a hotel has 50 rooms with 80% occupancy for 30 days. If total cost is 6 lakh rupees, find the cost per occupied per day, ठीक है। ऑक्यूपाइड रूम पर डे, कुछ नहीं, बहुत इजी सा है। पहले ऑक्यूपाइड रूम हम लोग को देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को कॉस्ट पर रूम पर डे हमको दिख जाएगा, ठीक है। अब ऑक्यूपाइड रूम का देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 50 इंटू 80%, कितना वहाँ पर दिया हुआ ना 80%, इसलिए यहाँ पर 0.8 लिख दिया गया है, ठीक है, इंटू 30, क्योंकि वहाँ पर लिखा है ना एक महीने का, तो एक महीना हम लोग हमेशा 30 लेके चलते हैं, तो इसको जब आप इंटू करोगे तो यहाँ पर आपका 1200 आ जाएगा। देखिए ये रहा ना। अब आपको कॉस्ट पर रूम पर डे देखना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर टोटल कॉस्ट आपका 6 लाख रुपए है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए को हम लोग क्या करेंगे, 1,200 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर रूम पर डे, तो ये क्या आ जाएगा 500, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो 35 का है वो क्या आंसर हो जाएगा आपका 35 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स। कंपोजिट कॉस्ट
यूनिट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स। अब क्योंकि कंपोजिट नाम ले रहा है यानी कि दो चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब दो चीज़ें आपको बस यहीं पर देखने को मिल रही है और ऊपर से ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो किलोमीटर तो आएगा ही, ठीक है। तो पर पैसेंजर पर किलोमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, इन होटल कॉस्टिंग द कॉस्ट यूनिट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एट, द कॉस्ट यूनिट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 34 का बी, यानी कि पर ऑक्युपाइड रूम पर नाइट, ठीक है। आप एक रूम पर ऑक्युपाइड रूम पर नाइट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 का बी। ध्यान रखिए, आप ये सब चीज़ें ध्यान रखते चाहिए, ठीक है। कॉस्ट यूनिट का क्या सीन है होटल कॉस्टिंग में। 38, अ हॉस्पिटल हैज़ 100 बेड्स, एवरेज ऑक्यूपेंसी इज 75%, यानी कि 75 बेड्स, ठीक है। इफ़ मंथली कॉस्ट इज़ 9 लाख, कॉस्ट पर पेशेंट पर डे। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए 100 बेड्स आपको दिख रहे थे, उसका आपने 75% निकाल दिया, फिर आपने क्या कर दिया 30 से इंटू कर दिया, यानी कि एक मंथ की बात की गई थी ना, वहाँ पर 1 मंथ की बात की गई थी, तो आपने 30 से इंटू कर दिया, तो आपके पास अब कितना आया आपका 2250, मतलब एक महीने में आपके पास इतने पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। अब आपको कॉस्ट निकालना है एक दिन का, ठीक है, कॉस्ट पर डे। तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इन दोनों को डिवाइड कर देना है। 9 लाख डिवाइडेड बाई 2250, तो आपका जो आ जाएगा 400, वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, परफॉर्मेंस बजटिंग एम्फसाइजेस। परफॉर्मेंस बजटिंग एम्फसाइजेस, अब देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। ये हमें बताता है कि क्या रिजल्ट है, क्या परफॉर्मेंस है, मतलब परफॉर्मेंस के बारे में बताता है और परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिजल्ट के बारे में बताता है, ठीक है, परफॉर्मेंस बजटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो 39 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, फ्लेक्सिबल बजट्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर विच टाइप ऑफ कॉस्ट। फ्लेक्सिबल बजट आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़फुल होगा, तो वो नॉर्मल सी बात है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अब भले यहाँ सेमी लिखा है, लेकिन हमारा सही आंसर भी यही होगा, ठीक है, 40 का ए। तो फिक्स्ड कॉस्ट में, कैपिटल कॉस्ट में और संक कॉस्ट में, इन तीनों में ही आपका ये कैपेबल नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़फुल हो जाएगा आपके सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, तो 40 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 41, ए फ्लेक्सिबल बजट इज़ प्रिपेयर्ड। फ्लेक्सिबल बजट आपके किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, आपका फिक्स बजट के बाद प्रिपेयर किया जाता है, नहीं। बिफोर बजट प्रिपेयर किया जाता है, बिल्कुल नहीं। आपका ये जो 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी है ना, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी, यानी कि सी, 41 का सी, ठीक है, 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस इज बेटर देन बजटेड द वेरिएंस इज। अगर आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छा है आपके बजटेड से, तो इस समय आप फेवरेबल में चल रहे हो, ठीक है। आपने सोचा था आपका समझ लीजिए 100 रुपये खर्चा होगा, लेकिन आपका जो खर्चा हुआ है वो आपने सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज़ खर्चे किए, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट में हो ना, तो यानी कि फेवरेबल में है। सो इट मीन्स आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 42 का बी, यानी कि फेवरेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अ कैश बजट इज़ हेल्पफुल इन। कैश बजट आपका किस चीज़ में मतलब हेल्प करता है सबसे ज़्यादा, ये आपकी हेल्प करता है इन ऑर्डर टू मैनेज द कैश फ्लोज, ठीक है, 43 का सी। क्वेश्चन नंबर 44, जीरो बेस्ड बजटिंग रिक्वायर्स। देखिए हमने अब आपको बताया था ना कि जीरो बेस्ड बजटिंग में हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ज़ीरो से, यानी कि शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बजट फ्रॉम जीरो बेस एवरेज टाइम, ठीक है, तो 44 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रिंसिपल बजट फैक्टर मीन्स। प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब होता है कि आप लिमिट कर देते हो चीज़ों को, ठीक है, तो 45 का ए हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब प्रिंसिपल बजट फैक्टर, जिसको हम लोग की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ये आपका एक बॉटलनेक होता है जो कि आपके लिमिट कर देता है हर ऑर्गेनाइजेशन को
जब वो बजट प्रिपेयर करते हैं। और ये कौन कौन से आपको मतलब कहाँ देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका सेल्स डिमांड से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी से रिलेटेड हो, लेबर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हो, या मटेरियल सप्लाई से रिलेटेड हो, हर जगह ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, बजट हमेशा स्टार्ट हम लोग करते हैं बजटिंग का प्रोसेस हम लोग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 45 का ई। क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज, इन सभी में से कौन सा सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा आपका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बजटरी कंट्रोल का। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉस्ट रिडक्शन, फाइनेंशियल ऑडिट, एक्सपेंस वाउचर मेंटेनेंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्यों? क्योंकि आप बजटरी कंट्रोल में क्या करते हो, आप देखिए, आप पहले एक एक्चुअल अपना कुछ सोच के चलते हो, मतलब आप सबसे पहले आप अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, आप सोचते हो कि इतना मेंटेन करना है मेरे को, उसके बाद आपका जो एक्चुअल होता है, फिर इन दोनों को आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, और फिर अपने परफॉर्मेंस को चेक करते हो कि आपने अच्छा किया या अच्छा नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 46 का ए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कोर एम ऑफ बजटरी कंट्रोल इज टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। ठीक है, जो उसका मेन एम है उसके बारे में बताया गया है। बजट सर्व्स एज बेंचमार्क्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द बजट टू आइडेंटिफाई वेरिएंसेस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस। जो भी इम्प्रूवमेंट की नीड है आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे और उसके बाद अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, इन फ्लेक्सिबल बजट विच कॉस्ट रिमेन्स सेम पर यूनिट बट वेरी इन टोटल। ठीक है, ऐसा फ्लेक्सिबल बजट में कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कि आपका सेम रहता है पर यूनिट, लेकिन जब आप उसको टोटल करोगे, टोटल में देखोगे तो फिर वो आपको डिफरेंट दिखेगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने कुछ लिखा है, देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जैसे आपका रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, ये सब क्या होता है, ये आपका चेंज होता रहता है पर लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से, लेकिन जब आप इसको चेक करोगे तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, इट विल रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 48, इन बजटरी कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर क्लासिफाइड इनटू। बजटरी कंट्रोल में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आप कैसे क्लासिफाई करते हो, प्रॉफिट एंड कॉस्ट सेंटर। ठीक है, इसके बारे में हमने लिखा है, देखिए कॉस्ट सेंटर में हमेशा हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट सेंटर में हम लोग किसको कंट्रोल करते हैं, हम लोग रेवेन्यू को कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को भी कंट्रोल करते हैं, और जिससे हमें पता चलता है प्रॉफिट का क्या सीन है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ना, आपका रेवेन्यू आपको पता है, उसमें से कॉस्ट भी आपको पता है, दोनों को माइनस करो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो यानी कि 48 का हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 49, सेल्स बजट फॉर अ प्रोडक्ट ए इज 10,000 यूनिट्स एट द रेट 50 पर यूनिट, एस्टिमेटेड सेल्स रेवेन्यू विल बी। देखिए प्रोडक्ट ए का जो सेल्स बजट है वो कितना है, 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, 10,000 यूनिट्स है, और यहाँ बोला जा रहा है कि पर यूनिट आपका जो चार्ज रहेगा वो 50 रहेगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है सेल्स रेवेन्यू आपका कितना रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है, तो 49 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, विच बजट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच बजट हेल्प्स इन कैश फ्लो प्लानिंग। इन सभी में से कौन सा ऐसा बजट है जो आपकी कैश फ्लो प्लानिंग में हेल्प करता है। तो प्रोडक्शन बजट, फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट, या फिर मास्टर बजट। तो यहाँ पर सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैश बजट। ये अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन हम लोग यहाँ पर नीचे में एक चीज़ देख लेते हैं। अ कैश बजट एस्टिमेट्स कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड। ठीक है, कैश बजट क्या करता है, एस्टिमेट करता है कैश फ्लो कितना होगा, कैश आउटफ्लो कितना होगा। ये एक आपका वाइटल टूल है क्या करने के लिए, फॉर कैश फ्लो मैनेजमेंट, इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड अवॉइड लिक्विडिटी इशूज़। मतलब इसको कोई भी लिक्विडिटी इशूज़ ना आए, और जितने भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं वो सारे के सारे अच्छे से मीट हो जाए। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे इन 50 MCQs से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने अपने आप लोग स्कोर भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप स्कोर मेंशन करेंगे और बाकियों के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस और आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है। आप सभी अपना ध्यान रखें और खूब सारा पानी पीजिए। थैंक यू सो मच।